नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। करंट अफेयर की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे वीडियोस करंट अफेयर के डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे। अभी ये फिर से हम 35 MCQs ला रहे हैं और कोशिश करेंगे बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएं। ठीक, पहला देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य केंद्र को, तो ध्यान रखना, जिला चिकित्सा कोंडागांव को और आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्र सहसा जिला बड़ौदा बाजार को। तो ये ए और बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा रहा। ठीक है, कितना? तीसरा स्थान रहा। ठीक, अगर हम इसी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें, 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर का, क्योंकि आबादी के हिसाब से भी कैटेगरी बने रहता है, तो 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर का क्या स्थान रहा? तो 12वां स्थान रहा। क्या स्थान रहा? 12वां स्थान रहा। तो 3 का सी हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ समय में टेलीग्राम बंद हो जाएगा, तो आपके सारे कंटेंट व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे। ठीक है, चलिए सीसीपीएल की बात करें। सीसीपीएल 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा कोई आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है, सुरेश रैना। टोटल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। वीर नारायण सिंह परसदा ये स्टेडियम में मैच हुए। अंतिम जो फाइनल मैच था वो किसके किसके बीच हुआ? रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ। रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ। रायपुर राइनोज ने ये मैच जीता बिलासपुर बुल को हरा के। इनको मिला 15 लाख, इनको मिला 11 लाख। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? अगर पूछा है तो जुबिन शाह। कौन है? जुबिन शाह है। रायपुर राइनोज के कैप्टन की बात की जाए तो अमनदीप खरे, और इसके अमनदीप खरे हैं रायपुर राइनोज के कैप्टन, अमनदीप खरे। अमनदीप खरे। और अगर बिलासपुर बुल्स की बात की जाए तो शशांक सिंह ने, ध्यान रखना, तूफानी पारी खेली थी। और ये कौन सी टीम का हिस्सा है आईपीएल में? तो किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीसीपीएल की विजेता कौन रही? तो रायपुर राइनोज रही। रायपुर राइनोज ऑप्शन हो जाएगा डी। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा? ठीक है, 6वां खेलो यूथ इंडिया गेम्स। तो ध्यान रखना, मिल के खेलों से आप याद रखेंगे, मिल के खेलों से तमिलनाडु। तो जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। तो आयोजन स्थल कहाँ था? तमिलनाडु। और ध्यान रखना, इसमें जो तमिलनाडु आयोजन करता है वो 2nd रैंक स्कोर किया है तमिलनाडु 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक, अगर हम बात करें पहला कौन आया, तो पहला आया महाराष्ट्र है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? तो छत्तीसगढ़ का रैंक मिलेगा आपको 25वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने 25वां रैंक हासिल किया है। ठीक है, अब देखो, इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, टास्क देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ खेल वाले टॉपिक के अंतर्गत। तो आप मुझे बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने मेडल रहे। ये आपके फायदे के लिए है। आप लाइन से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल लिखेंगे, उसके अलावा पेरिस ओलंपिक के मेडल लिखेंगे। तो दोनों मेडल जब आप लिखोगे आपको वो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोनों में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने पोल मल्लखंब अपरेट्स में पदक जीता है? तो देखो, मल्लखंब और म से मोनू नेताम आप याद रख सकते हो, मोनू नेताम। ठीक है, मोनू नेताम जी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया
सेंटर को मंजूरी दी गई है। तो देखो नए खेलो इंडिया सेंटर अभी वर्तमान में 7 नए सेंटर खोले जाएंगे। इस प्रकार पहले से 24 थे और 24 + 7 करके अब कुल कितने सेंटर हो जाएंगे, तो अब हो जाएंगे कुल मिला के 31 सेंटर। कितने सेंटर? कुल मिला के 31 सेंटर हो जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ये खेलो इंडिया गेम्स नहीं है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 में स्वर्ण पदक विजेता विजय कुमार महेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि जो विजय कुमार महेश्वरी हैं, विजय कुमार महेश्वरी जी हैं, ये कौन सा मेडल जीते हैं? तो ये मेडल जीते हैं गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। फोकस नहीं है क्या? ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं कौन? विजय कुमार महेश्वरी। तो विजय ने विजय प्राप्त किया, तो विजय कुमार महेश्वरी जी ने स्वर्ण पदक जीता है। अब ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना विजय कुमार महेश्वरी से संदीप महेश्वरी रखना। अब संदीप महेश्वरी सबका भार उठाए हुए हैं कि सबको उनको मोटिवेट करना है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं कौन? विजय कुमार महेश्वरी, जो कि कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो बेशक आप लाइक बटन दबा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, चलो विश्व कराटे चैंपियंस 2024 में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो अभी देखो विश्व कराटे चैंपियनशिप की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने? तो स्नेहा बंजारे। देखो अब हम लोग बॉयज लोग आम बोलचाल की भाषा में बजाने को मतलब मारने पीटने को बोलते हैं, उसको गाल के नीचे 2 बजा तो मारने पीटने को बोला। तो कराटे भी वही गेम है ना, बजाने का गेम है। तो बजाने से ना बंजारे, स्नेहा बंजारे जी विश्व कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं, सिल्वर मेडल जीती हैं, ध्यान रहेगा। चलो ठीक है, आकर्षी कश्यप अगर हम बात करें, आकर्षी कश्यप जी किसकी खिलाड़ी हैं? तो आकर्षी कश्यप बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक, नमी राय पारेख, तो प से पारेख और प से पावर लिफ्टर। ठीक, ये कौन सी खिलाड़ी हैं? पावर लिफ्टर हैं। ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है नमी राय पारख जी ने जीता है। किसने? नमी राय पारख जी ने। और प से पारेख और प से पावर लिफ्टर, प से पारेख और प से ही पावर लिफ्टर। वेट लिफ्टिंग अलग होता है, पावर लिफ्टिंग अलग होता है। तो ये पावर लिफ्टर की खिलाड़ी हैं कौन? नमी राय पारेख, और ये स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का इन्होंने खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति, ध्यान रखना दो अभी नीति को आपको याद रखना है, एक तो महिला वाला और एक जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दोनों को आप याद रखेंगे। दोनों को मैं एक साथ बता देता हूं तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी लागू होगी, अभी आया नहीं है, 1 नवंबर को आ जाएगा। तो 1 नवंबर 2024 से लेके 5 साल तक का चलता है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ध्यान रखेंगे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक चलेगी? तो ये 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक चलेगा। 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2029। तो जो नवीन है वो भी आया नहीं है, नवंबर में चालू होगा। ठीक है, 2024 में चालू होगा। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की, तो ये कब से कब तक चलेगी, ये कब चालू हुआ? तो इसमें आप 2024 नहीं करेंगे, इसमें 2023 है। और 2023 में भी कौन सा है? ये फाइनेंशियल ईयर है। ये तो 1 नवंबर से चालू होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए नवीन औद्योगिक नीति जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ ना, वहां से चालू हुआ, उस डेट से चालू हुआ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2028 तक का इसका डेट है, ये आप याद रखेंगे। दोनों डेट को साथ में आप याद रखेंगे। ठीक, इस वीडियो में भी अब बने रहिएगा, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें हम कुछ डेटा वाली चीज़ें भी याद करेंगे, कुछ आर्थिक घटनाक्रम भी हम याद रखेंगे। ठीक, कुछ फैक्ट्स वाली चीज़ें भी हम देखेंगे। अब देखो ये छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति में ध्यान रखना क्या किया जाता है, तो महिलाओं को लोन प्रदान किया जाता है। जितने भी बिजनेस वुमेन हैं उनको लोन प्रदान किया जाता है। ठीक है, लोन का अमाउंट कितना है? 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख। ये 3 अलग अलग श्रेणी है। क्या बोला? 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख। तो जो 50 लाख का है वो विनिर्माण श्रेणी है। क्या है? विनिर्माण श्रेणी में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 50 लाख तक का, 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। कौन सी श्रेणी में? विनिर्माण। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि विनिर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण करने में। आपको मालूम है अगर आप घर बनाए होंगे, जमीन खरीदे होंगे, घर बनाए होंगे, कितने रुपए खर्च हुए होंगे निर्माण बनाने में? तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है? निर्माण में लगता है। तो याद रखना विनिर्माण वाली श्रेणी में कितने रुपए तक ऋण दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए तक। उसके बाद किसी की सेवा करोगे आप, तो सेवा करने में भी थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है, तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो 25 लाख रुपए तक का लोन सेवा क्षेत्र में मिल जाता है। और अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस वाला काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय से संबंधित आपको कितने रुपए मिलेंगे? व्यवसाय से संबंधित 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
14वां नंबर का देखिए, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितने रुपए प्रति दिवस की गई है। मनरेगा मजदूरी दर को अब कर दिया गया है 243 रुपए। अभी हाल फिलहाल में कितने रुपए बढ़ाए गए हैं, 22 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो 22 रुपए को भी आप याद करिएगा, 22 रुपए बढ़ाकर अब कितना दिया जा रहा है, 243 रुपए दिया जा रहा है। पहले 221 था, 221 में 22 रुपए बढ़ा दोगे तो 243 रुपए हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला। कोयला उत्पादन में एशिया की सबसे बड़ी खान बन गई है कौन सा। तो देखो गेवरा, ये जो गेवरा और कुसमुंडा ये दोनों देखोगे ये विश्व में कोयला खदान में टॉप 10 कोयला खदानों में आती है। विश्व के टॉप 10 कोयला खदानों में से ये गेवरा और कुसमुंडा दोनों आती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, गेवरा और कुसमुंडा दोनों आते हैं। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या है, सबसे बड़ी खान गेवरा बन गई है। और यहीं पे कोयला से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, SECL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड ने कोयला उत्पादन में, ये डेट आप याद रखेंगे, कोयला उत्पादन में अभी धूम मचा दिया है। 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 2024 तक 187.38 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। किसने, SECL ने। ठीक है, SECL ने 187.38 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की नई दर क्या घोषित की गई है। यहां से आप 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। एक तो नई मानक दर क्या रखी गई है, तो 5500 रुपए। पहले कितना था, 4000 रुपए था। अब 1500 रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5500 कर दिया गया है। एक और बात आप यहां ध्यान रखेंगे, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा, तो कितने मानक बोरा संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे 83,000 मानक बोरा, 83,000 मानक बोरा संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन में मैं पूरे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। लाइन से धान का, मक्के का सब आपको याद रखना है, कोदो, कुटकी, रागी, ये समर्थन मूल्य भी याद रखेंगे। और जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। तो ये है 144.92। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, 144.92। अब देखो 2 डेट आपको देखने को मिलेंगे, 1 नवंबर 2023 से लेकर 4 फरवरी 2024। 1 नवंबर 2023 से लेकर 4 फरवरी 2024। और एक डेट मिलेगा 1 नवंबर स्टार्ट सेम है से लेके 28 फरवरी 2024। ये 2 डेट आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, 1 नवंबर 2023 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक का धान की खरीदी की गई और 28 फरवरी तक का मक्का की खरीदी की गई है। मक्का का ज़्यादा दिन तक चला है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, प्रति एकड़ ये भी सवाल पूछ दिया जाता है, प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई है। तो 21 क्विंटल याद रखेंगे, 21 क्विंटल। और प्रति एकड़ मक्के की बात करें तो प्रति क्विंटल कितना, 10 क्विंटल खरीदा गया है। याद रखेंगे, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 प्रकार के धान होते हैं, एक सामान्य ग्रेड का होता है और एक ग्रेड ए का होता है। ए ग्रेड का होता है और सामान्य ग्रेड का होता है। तो जो सामान्य ग्रेड का है, सामान्य ग्रेड का धान है वो 2183 रुपये है। कितना, 2183 रुपये। और हमेशा 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा आपको। जो धान ग्रेड ए है तो 20 रुपये ज़्यादा जोड़ोगे तो 2203 रुपये आएंगे। तो सामान्य ग्रेड जो धान है वो 2183 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2183 रुपये। और जो धान ग्रेड ए है उसका 2203 रुपये। अब मक्का की बात करें तो मक्का 2090, कितना याद रखोगे, 2090 इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मक्के का कितना है, 2090 है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखो मक्के के साथ अब 3 और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP आपको याद रखना है, कोदो, कुटकी और रागी। तो इसको हमेशा कोदो कुटकी बोलते हैं, कुटकी कोदो तो नहीं बोलते। तो कोदो, कुटकी और रागी, ये 3 नाम लाइन से राइमिंग से याद करेंगे, कोदो, कुटकी, रागी। और ये बढ़ते क्रम में है, इनका आप याद रखेंगे रेट 3200 रुपये, 3350 रुपये और 3846 रागी का, 3846। तो 3200, 3350 रागी का 3846, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 3200, 3350 और 3846 रुपये। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब ध्यान रखना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो 2183 रुपये है, लेकिन 917 रुपये,
₹917 ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ सरकार अदान राशि के तहत ₹917 एक्स्ट्रा देती है। कितना? सहायता राशि के रूप में ₹917 एक्स्ट्रा देती है। तो 2183 प्लस 917 जोड़ोगे तो 3100 रुपये आएगा। तो कितने रुपए में धान की खरीदी की गई पूछा जाए तो 3100 रुपये बताएंगे, 2183 नहीं बताएंगे। 2183 रुपये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ उसमें भी 917 रुपये और जोड़कर कितने रुपए में खरीदी की है? 3100 रुपये। धान प्रति एकड़ कितने क्विंटल खरीदा गया है? 21 क्विंटल। ठीक है। और अगर मक्का की बात की जाए 10 क्विंटल। सर कोदो कुट की रागी का भी याद करना है कि नहीं? बस आप उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद करेंगे, 3200, 3350 और 3846। क्या क्या बोला? 3200, 3350 और 3846। एक्स्ट्रा कितना रुपए धान में दिया था? 917 रुपए में। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गए? तो 144.92। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एक चीज मालूम होगा, कृषक उन्नत योजना। कृषक उन्नत योजना बताइए, यहाँ से मैं इतने अच्छे सुंदर तरीके से इसको रिलेट करके बताया था। ये कौन से डेट में कृषक उन्नत योजना चालू हुआ था, ये भी मुझे बताएंगे। तो कृषक उन्नत योजना के तहत कितने 24.72 लाख किसानों को 24.72 लाख किसानों को कितनी राशि दी गई है? 13,320 याद रखना, 13,320 करोड़ रुपए की राशि इनको प्रदान की गई है। ठीक है, समझ आई बात? तो 24.72 लाख किसानों को 13,320 करोड़ राशि प्रदान की गई है। इतनी सी बात समझ आई। अब देखो ये जो धान खरीदी में सबसे ज्यादा धान खरीदी कहाँ हुआ और सबसे कम कहाँ हुआ, इसको मैक्सिमम मिनिमम को याद रखेंगे। मैक्सिमम हुआ महासमुंद में। तो महा से वैसी महा बोलते हैं, महा मतलब ज्यादा, महान मतलब ज्यादा। तो सबसे ज्यादा महासमुंद में खरीदा गया है। और सबसे कम कहाँ खरीदा गया? दंतेवाड़ा में। ऐसे याद रखना, दांत से चबा नहीं रहा था इसलिए सबसे कम दांत में हुआ, मतलब दंतेवाड़ा में सबसे कम धान खरीदी की गई है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से याद रहेगा। एक और जाते जाते पॉइंट याद रखेंगे, कितने लघु वनोपज की संख्या पूछ रहा हूं, कितने लघु वनोपज संख्या की खरीदारी की जा रही है? लघु वनोपज की बात करें तो 67 लघु वनोपज की खरीदारी की जा रही है अभी फिलहाल वर्तमान में। तो 67 को आप याद रखेंगे। अब मेरे ख्याल से इतने सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रति एकड़ कितने धान खरीदी की गई है? तो कितनी खरीदी? प्रति एकड़ 21 क्विंटल। वहीं बात करें हम मक्का की, तो मक्का का कितना था? 10 क्विंटल था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रति क्विंटल धान खरीदी की दर कितनी तय की है? धान खरीदी की दर तो ये 3100 रुपये है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामान्य ग्रेड के धान के लिए कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो 917 रुपये। ठीक है, 917 रुपये। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 में डिस्ट्रिक्ट कंपोजिट स्कोर में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस। तो फिलहाल ये एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का खुद इसमें स्कोर रहा है 69। तो एस से 69 याद किए थे, याद अगर आ रहा होगा तो एस से 69, और ये डी से धमतरी याद किए थे। तो अगर छत्तीसगढ़ जिले की बात करें तो धमतरी जिला फर्स्ट में है। 77 स्कोर के साथ। और छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना रहा है? 69 रहा है ओवरऑल छत्तीसगढ़ का स्कोर। नियत नीलानार योजना का हिंदी नाम क्या है? तो आपका अच्छा गांव योजना। नियत नीलानार का मतलब है, नियत नीलानार का मतलब आपका अच्छा गांव योजना। और ये योजना कब चालू की गई है? तो 15 फरवरी 2024 को चालू की गई है। 15 फरवरी 2024 को। कैसे याद किए? नीला से वेल्ला याद किए थे। 15 फरवरी मतलब 14 फरवरी के बाद का डेट है, वैलेंटाइन डे वाला डेट है। तो जो वेल्ले बैठ रहे थे वही लोग मनाते हैं, ऐसे लेट कर सकते। तो 15 फरवरी 2024 को ये योजना की शुरुआत की गई है। योजना वाले जितने भी डेट हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। सम्मेलन की तिथि याद हो ना हो, योजना की तिथि आपको याद होनी चाहिए। महतारी वंदन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी देखो महतारी वंदन के साथ साथ अब क्या महतारी सदन भी आने वाला है, तो महतारी सदन को भी आप याद रखेंगे। और महतारी वंदन योजना को भी आप डेट रट लेना, 10 मार्च 2024। देखो 8 मार्च वुमेन्स डे पड़ रहा था, जस्ट 2 दिन बाद। तो महतारी माँ लोग से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। 8 मार्च के 2 दिन बाद मतलब 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। ये डेट आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य है, महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। श्रमेव जयते की हम बात करते हैं। श्रमेव जयते की योजना की शुरुआत किस वर्ष के लिए की गई है? तो ये श्रमेव जयते है ये एकदम एंटीक डेट में चालू किया गया। एंटीक डेट जो 4 साल में एक बार आता है, कौन सा? 29 फरवरी 2024। कौन सा? 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी 2024 श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। इसमें देखो ये योजना किसके लिए शुरुआत की गई है? निर्माण श्रमिकों के लिए। किसके लिए? निर्माण श्रमिकों के लिए। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर आप 10 साल से रजिस्टर्ड हैं, 10 साल तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, तो आपको क्या सुविधा मिलेगा इस योजना के तहत? 60 साल के जितने भी लोग हैं ना, वृद्ध 60 साल के ऊपर, उनको 1500 रुपये पेंशन मिलेगा। कितना? 1500 रुपये पेंशन मिलेगा। और अगर वो खत्म हो जाते हैं तो उसके हस्बैंड या वाइफ, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को आधा कीमत मतलब 750 रुपये उनको एज अ पेंशन मिलेगा। लेकिन कंडीशन याद रखेंगे, 10 साल तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। नहीं तो पेंशन लेने के लिए आप क्या करिए, लास्ट साल जुड़ गए और पेंशन की डिमांड करोगे तो ऐसा नहीं है। ठीक, चलो। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत किन मंदिरों को शामिल किया गया है? तो मैं बता दूं, शक्तिपीठ परियोजना ये बहुत ही अच्छी परियोजना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। बच्चों को लगता है ना कि सर कोई दूसरे मैगजीन या करंट अफेयर की किताब आती है उससे हम छाट नहीं पाते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो छाटने काटने का काम हमारा रहा है। और आप इतिहास देख लीजिए, चाहे CGPSC के एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हमने करंट अफेयर कवर कराया है। वो किस हद तक फंसा है ये आप सभी जानते हैं, तो वो अनुभव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं उनको आपको एज इट इज़ रटना है और दिमाग नहीं लगाओगे चलेगा, बस हम जितना करा रहे हैं उतना करना है। शक्तिपीठ परियोजनाओं के अंतर्गत किन मंदिरों को शामिल किया गया है? पहले तो ये प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट के तहत इसकी लंबाई कितनी है? जितनी भी शक्तिपीठ है उनको जोड़ना का ये प्रोजेक्ट है, तो लंबाई 1000 किलोमीटर। कितने? 1000 किलोमीटर लंबाई। और इसके लिए बजट कितना बजट एलोकेट किया गया है? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए। अब जब बजट की बात आएगी तो आप महतारी सदन को भी 5 से 50 करोड़ याद रखना, क्योंकि आगे चल के आप कंफ्यूज होने वाले हो। इसलिए महतारी सदन की हम बात करें तो महतारी सदन में 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। कितना? 50 करोड़। 5 करोड़ किसके लिए? शक्तिपीठ परियोजना के लिए। और महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अब ध्यान रखेंगे कौन कौन 5 मंदिर इसमें शामिल किए गए बताएं। तो कुदरगढ़ बागेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में। जितने भी माता की मंदिर हैं, चंद्रासनी मंदिर चंद्रपुर जिला शक्ति, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगांव का राजनांदगांव जिला में है, महामाया मंदिर रतनपुर वाला जो कि बिलासपुर में है, और एक और मंदिर शामिल है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिला में। ठीक, चलो। तो उपयोग तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखो, जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम अब क्या कर दिए हैं? तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत कितने तक का मुफ्त इलाज हो जाता है? 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो जाता है BPL कार्ड धारियों का। तो बहुत सारी योजना का नाम चेंज किए हैं, जैसे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हो गया। ठीक है, एक और राजीव गांधी से रिलेटेड एक नाम है राजीव नगर आवास योजना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल विहार योजना कर दिया गया। अटल विहार योजना, राजीव नगर आवास योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? अटल विहार योजना। ये भी आप नाम याद रखेंगे। और नीति योजना, राज्य योजना की जगह नीति योजना चालू किया गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, प्रीवियस शीट में। गणतंत्र दिवस 2024 में छत्तीसगढ़ की झांकी में किसका प्रदर्शन किया गया? तो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुड़िया दरबार 8 मार्च 1876 ये पहला मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था 8 मार्च 1876 को। और मीडियोलॉजिटी में हम ये देखते हैं, तो करंट अफेयर का पार्ट के साथ साथ ये स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है। मुड़िया दरबार के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाएंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब ध्यान रखना जो गणतंत्र दिवस में परेड निकलता है, बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं, तो एक थीम होता है। तो कौन सा थीम रखा गया था? तो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी। भारत लोकतंत्र की जननी, ये थीम था, भारत लोकतंत्र की जननी। भारत लोकतंत्र की जननी ये थीम रखा गया था, और उसके तहत मुड़िया दरबार छत्तीसगढ़ से ये झांकी निकली थी। ये बात याद रहेंगी। और ध्यान रखना, गेस्ट कौन थे? ये इंडियन स्तर पे बता रहे हैं, गेस्ट कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति
यहाँ के गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, समझ लो मेहमान थे। चलो, छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र कब से कब तक रहा? तो मानसून सत्र अभी हाल फिलहाल 22 से 26 जुलाई, याद रखेंगे 22 से 26 जुलाई रहा है। ठीक है, संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो संचार साथी पोर्टल, ध्यान रखेंगे, साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकना। साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकना है, जो साइबर क्राइम होते हैं उनको रोकना है। हर जगह उपयुक्त सभी देख के नहीं मार देना है आपको, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकना है संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य। चलो, ऐसा कौन सा निर्वाचन केंद्र है जहां पहली बार लोकसभा निर्वाचन के दौरान वोट टाला गया है? पहली बार है तो ये चांदा माटा का जगह आप याद रखेंगे, चांदा माटा मतदान केंद्र। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये चांदा माटा मतदान केंद्र, चांदा माटा मतदान केंद्र कौन से जिला में पड़ता है? तो ये पड़ता है बस्तर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? बस्तर जिले में। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर, अभी मैं क्या बताया, 3 नाम बदल दिए गए। एक खूबचंद बघेल वाले का वी नारायण सिंह कर दिया आयुष्मान, और राजीव नगर अटल योजना वाले को, राजीव नगर आवास योजना को क्या कर दिए गए? अटल विहार योजना कर दिया गया। और राज्य योजना आयोग का नाम क्या कर दिए हैं? राज्य नीति आयोग कर दिए गए हैं, राज्य नीति आयोग। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, सुशासन एवं अभिकरण विभाग राज्य का कौन से नंबर का विभाग है? तो 98 नंबर का एक नया विभाग आया है, सुशासन एवं अभिकरण विभाग। राज्य का किस क्रम का विभाग है? तो 98 नंबर का है। महतारी सदन योजना का उद्देश्य क्या है? तो महतारी सदन योजना का उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। इसके लिए ध्यान रखना, बजट कितना एलोकेट किया गया है, अभी मैं बताया था, महिलाओं को रोजगार देना। कितना बजट दिया है? 50 करोड़। कितना रुपए का बजट है? 50 करोड़ रुपए का बजट है। और ध्यान रखेंगे, कुल 146 विकास खंड आपको देखने को मिलेंगे। कुल कितने? 146 विकास खंड। तो हर एक विकास खंड में 10 महतारी सदन बनाने का प्रस्ताव है। तो टोटल कितने सदन हो जाएंगे? 1460। तो इसको याद रखेंगे आप, ये प्रस्ताव को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समापन की ओर हम लोग हैं। महतारी सदन योजना के लिए सदस्य बनने हेतु पात्रता क्या होगी? महतारी सदन योजना के लिए सदस्य बनने के लिए तो ध्यान रखना, आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। ये बेनिफिट किसको प्रदान किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए। आयु 18 साल से अधिक हो, क्योंकि भैया काम करने हैं तो 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। तो 18 साल की आयु अधिक हो। राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी। जी बिल्कुल, राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी। एक और चीज ध्यान रखेगा, क्या इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता रखी गई है? किसी प्रकार का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है? तो नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। सुशासन एवं अभिकरण विभाग राज्य का किस क्रम का विभाग है? तो ये 98 नंबर का विभाग है। ये टोटल 35 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको ये सेशन कैसे लगा जरूर बताइएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। मैं पहले भी वीडियो में कमेंट किया कि अपने टोटल मार्क्स बताइए, कुछ लोग बताए, उनको मैं रिप्लाई किया। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि टोटल कितने मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं, तो कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है मैं वहाँ पे बता देता हूँ। बट एक ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं 62-65 मार्क्स स्कोर करके लेके आ रहा हूँ, तो मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। आखिरी 7-8 दिनों में भी आराम से 12 से 15 मार्क्स ईजिली खींचे जा सकते हैं। 12 से 15 मार्क्स की बात बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 दिन में ही, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। करंट अफेयर्स में अगर आप 5 मार्क्स नहीं ला रहे हैं, 0 ला रहे हैं, तो वहाँ से 5 मार्क्स आप इजीली खींच सकते हो, 5 मार्क्स खींच सकते हो करंट अफेयर से। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर उतना पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा तो ध्यान रखना वो किसी और से नहीं बनेगा, और किसी से बन गया तो समझ लेना सिर्फ करंट अफेयर में मास्टरी किया हुआ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं। तो करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सारे कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हो? बाल मनोविज्ञान जितना देख सकते हैं वहां से मार्क्स स्कोर करिए। कंप्यूटर से जितने मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं वहां से मार्क्स स्कोर करिए। तो ये सब टॉपिक आप देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।